हाय, स्वागत है आप सभी का ओमेगा क्लास में। विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, अक्सर वे यह सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि रेनबो में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या ये कहें कि कौन सा ऐसा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि आपके रेनबो में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं और उसमें से एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाना कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाऊँ। बच्चे इसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में पड़ के सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको 100% जेन्युइन क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं, अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको भी अपने बिहार बोर्ड क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए, खासकर इंग्लिश के लिए, आपको इन्हीं सभी क्वेश्चन को तैयार करना चाहिए ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह क्वेश्चन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये वीडियो है आपके लिए, खासकर जब आप 95 मार्क्स अपना टारगेट रखें हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने बाबू, देखो ध्यान से। वाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट? यानी यहाँ पे कवि कवि मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट यानी एक रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहा है? ठीक है, तो आंसर देखिए, आंसर है द पोएट कॉल मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट बिकॉज इट इज़ नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग रॉन्ग। यानी जो कवि है वह मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली इसलिए कहा है क्योंकि इट नेवर फाउंड आफ्टर कमिटिंग एनी रॉन्ग। यानी मैकेविटी कोई भी अगर गलत काम करता है तो गलत काम करने के बावजूद भी वह कभी भी पकड़ में नहीं आता है। ठीक है ना, इट लीव्स द प्लेस इमिडिएटली आफ्टर द क्राइम। यानी जो कोई भी क्राइम करता है, किसी भी प्रकार का अगर मैकेविटी क्राइम कर देता है तो क्राइम करने के तुरंत बाद वह उस प्लेस को छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण कभी भी वह पकड़ में नहीं आता है। और जब पकड़ में नहीं आता है तो इसलिए कभी मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट यानी एक रहस्यमयी बिल्ली बताता है या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सटीक है, आपके 2 मार्क्स के लिए काफ़ी एनफ है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये भी आपकी ट्रेंडिंग में रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग? यानी सिसिलियन जुलाई क्या है विथ एटना स्मोकिंग। ठीक है, तो इसका आंसर है सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग मिस एक्सट्रीम हीट लाइक द वन कॉज व्हेन एटना इरप्टेड। कहने का मतलब है कि सिसिलियन एक सिसिली क्या है, इटली के एक आइसलैंड है सिसिली। तो सिसिली जगह पे एक एटना है, एक ज्वालामुखी है, और अक्सर वह गर्मी के दिनों में क्या होता है, ज्वालामुखी फूट जाता है। तो उसके फूटने के कारण अधिकतर वहाँ पे गर्मी, हीट यानी उत्पन्न हो जाता है, और इसी को कहा जाता है सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। क्योंकि इस समय क्या होता है, जो एटना होता है, जो ज्वालामुखी होता है, वह इरेप्टेड हो जाता है, फूट जाता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी निकलने लगती है। ठीक है ना, इट वॉज सो हॉट एज द वोल्केनो इन सिसिलियन। और कहा जा रहा है कि चूँकि सिसिली में ये जो वोल्केनो है, ये जो ज्वालामुखी है, अक्सर फूटता रहता है, और इसलिए इसे सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग कहा गया है। क्योंकि सिसिली में जुलाई के महीने में ही जो एटना है, जो ज्वालामुखी है, वह फूट जाता है और वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है ना, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग है आपके एग्जाम में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द स्पीकर ऑफ्टन विथ टू गो टू दैट हाउस? कहा जा रहा है कि जो स्पीकर है, जो कवियत्री हैं, वे अपने उस हाउस में क्यों जाना चाहती हैं, उस हाउस में क्यों जाना चाहते हैं? तो दरअसल ये जो क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता का है। ठीक है ना, जिसमें कवि को बताया गया है कि जो लेखिका हैं यानी कमला दास, वे अपनी दादी के घर क्यों जाना चाहती हैं। ठीक है ना, तो आंसर है द स्पीकर ऑफ्टन विश टू गो दैट हाउस बिकॉज इन दैट हाउस शी फेल्ट हर ग्रैंड मदर्स मेमोरी। कहा जा रहा है कि वे जो कवित्री हैं, कमला दास जो लेखिका हैं, कवित्री हैं, वे अपने दादी के घर इसलिए जाना चाहती हैं क्योंकि उस घर में उनकी दादी की यादें हैं, ग्रैंड मदर्स मेमोरी है, और इसलिए वह जाना चाहती हैं। हर ग्रैंड मदर्स लिव्ड देयर एंड डेड इन द हाउस। और एक ऐसा समय था जब उनकी दादी माँ उनके साथ रहा करती थी उस घर में, लेकिन फ़िलहाल में वो अब डेड कर गई हैं, मृत्यु उनका हो गया। सी ऑल्सो लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर्स इन द चाइल्डहुड डे। और चूँकि जब ये छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, तो वे अपने दादी के साथ उस घर में रहा करती थी, इसलिए उस घर से इनकी दादी की काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, और इसलिए वह अपने दादी के उस घर पर जाना चाहती है, उनकी यादों को महसूस करना चाहती हैं।
ठीक ना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग है आपके एग्जाम के लिए, ये भी आपको तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ ड्रामा एलिमेंट्स, ड्रामेटिक एलिमेंट्स। दरअसल ये जो है आपके जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, और इसमें से ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है आपके 2 मार्क्स के एग्जाम के लिए, ठीक ना। इसमें राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट, यानी ड्रामा के कुछ एलिमेंट होते हैं उसका नाम लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 ड्रामेटिक एलिमेंट्स यहाँ पे बताया गया है, जिसमें प्लॉट है, कैरेक्टर है, डायलॉग्स है, गेस्चर है, साइंस इफेक्ट है, म्यूजिक एंड स्लोगरी है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर ड्रामा किया जाता है तो उसमें प्लॉट यानी आपका जो है ड्रामा का एक थीम क्या होगा, उसमें कौन कौन कैरेक्टर रहेंगे, पात्र कौन कौन रहेंगे, क्या क्या डायलॉग बोला जाएगा, आपके शरीर का हाव भाव कैसा होगा, ठीक ना, उसका क्या प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा, ठीक ना, उसमें किस प्रकार की म्यूजिक ऐड करेंगे, और फाइनली यह लोगों को कैसा पसंद आया कि नहीं है, इसके बारे में या ये कह सकते हैं कि लास्ट में स्वागत भाषण किया जाता है। इन सभी मिलाकर जो है ड्रामा का एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो ये भी आप तैयार कीजिएगा, चूँकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 5 इंग्लिश इंडियन राइटर। ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में चूँकि पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ 5 इंग्लिश इंडियन राइटर, यानी 5 भारतीय अंग्रेजी लेखकों का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर इंडियन 5 जो राइटर हैं उनका नाम बताया गया, जिसमें राजा राव हैं, मुल्क राजानंद है, R.K. नारायण है, मनोहर मलंकर है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चूँकि ये सभी नाम आपको याद हो सकते हैं तो बिल्कुल इसको याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन है कि किस तरह से भारतीय जो सभ्यता है वह यूरोपियन सभ्यता से डिफरेंट है, यानी अलग है। आंसर है देयर इज बेसिक डिफरेंट बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी यहाँ पे कुछ मुख्य अंतर बताया जा रहा है जो भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता के बीच में है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, वेयर वाज द ईस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोरलिटी। कहा जा रहा है कि अगर आप भारतीय सभ्यता की बात करेंगे तो भारतीय सभ्यता के जो लोग हैं वो अक्सर मोरल बीइंग यानी नैतिकता को मानते हैं, नैतिकता पर ज़्यादा जो है अपना मतलब विचार देते हैं, नैतिकता को मानने वाले होते हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी यूरोपियन सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता को, तो वहाँ के लोग नैतिकता को अधिक मानते नहीं है, यानी अधिक लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वे लाइफ को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक ना। इसलिए भारत की सभ्यता जो है यूरोपियन सभ्यता से बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें जी नेवर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस जो है ओकेजन पे, किस जो है मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ओकेजन पे या कई समारोह पे वे भाषण दिए थे, ठीक है। तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पर जो है मतलब कि सेलेक्ट हो गए थे, तो उसी मौके पर वे एक भाषण दिए थे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ राइटर का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है द नेम ऑफ राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ इज मोहन मलंगकर, ही वाज एन इंडियन पोएट, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज नानू काका। अगर कभी भी एग्जाम में किसी पार्टिकुलर जो है राइटर का नाम पूछता है तो बाबू राइटर का नाम बताना है, उसके साथ साथ भी आपको जो है उनके द्वारा जो चैप्टर लिखा है उसका नाम बताना है, ठीक है। और अगर आपको उनका जन्मदिन मालूम है तो भी बता दीजिए, काफ़ी बेहतर रहता है आपके 2 मार्क्स पाने में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आई नंबर वाई डू बुक्स रियरली क्रिटिसाइज द प्रेस, यानी कोई भी पुस्तक यानी रियरली देखा जाता है कि कभी वो प्रेस को क्रिटिसाइज कर सके, यानी उसकी अवहेलना कर सके, ठीक ना। यानी रियरली यानी दुर्लभता ही कोई पुस्तक ऐसा मिलता है जो है प्रेस के बारे में कुछ उसके क्रिटिसाइज कर सके, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है बुक्स रियरली क्रिटिसाइज द प्रेस बिकॉज द मे बी अनफेवरेबल नोटिस और
साइलेंटली इग्नोर्ड बाय द रीडर्स एंड द पर्पस वुड बी नॉट बी सर्व्ड। कहा जा रहा है कि अक्सर जो बुक होते हैं वो एक प्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जो रीडर होते हैं, जो बुक के रीडर होते हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वे बुक को आगे सर्व नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और लोगों तक वह बुक ज़्यादा जा नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो है जे नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और काफ़ी ट्रेंडिंग है। आंसर यानी कहने का मतलब है कि एक्सप्लेन द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी होपिंग टू सीज यानी मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मेरे जीवन तक चलता रहे, ठीक है ना। यानी ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है ये लाइन है जिसमें कवि बताते हैं कि मैं चूँकि गाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये ऐसा काम है जो मैं अपने जीवन तक, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये काम कर सकता हूँ, मेरी मृत्यु के बाद ही काम छूटेगा, ठीक ना। तो यह लाइन है, ठीक ना। अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बाबू द पोएट इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, चूँकि जो कवि है वो 37 जो है साल का हो गया है। ही इज़ इन परफेक्ट हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। ही होप ही विल स्टे हेल्दी टिल द लास्ट डे ऑफ द लाइफ, और कवि ऐसा मानता है कि मेरा अनुमान है कि मैं जो है अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम दिन तक भी मैं क्या रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा। इसलिए मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन तक, यानी जब तक मैं जीवित रहूँ तब तक वह काम चलता रहे, ठीक ना। तो यह पार्ट 1 करके मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक ना। और आई होप कि इस पर आप लोग काम कीजिए, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 2 फिर नेक्स्ट जो है वीडियो आ जाएगा, उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देंगे, और हाँ अपने जो है दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन को चुनकर अपना तैयारी कर सके, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।